आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। दोनों प्लस होगा रिपल्सन होगा, दोनों माइनस होगा रिपल्सन होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स का मान कितना था? उस फोर्स का मान था K Q1 Q2/R²। अब यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था इसके पिछले वीडियोज़ में, उसमें F जो है वो क्या बता रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं बता रहा है। मतलब हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े हुए हैं, उस कूलम्ब्स लॉ में जो इक्वेशन है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताता है। इक्वेशन में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। फोर्स का डायरेक्शन मैंने कहाँ दिखाया था? डायग्राम में, कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो K Q1 Q2/R² होगा और इस डायरेक्शन में होगा। और इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो K Q1 Q2/R² होगा और इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो लिखते हैं, डायरेक्शन को हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं। अब हम चाहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को एक ऐसे इक्वेशन के रूप में लिखा जाए जिस इक्वेशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखा जाए और साथ में फोर्स का डायरेक्शन भी लिखा जाए। तो उस फॉर्म को कहा जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब हुआ कि कूलम्ब्स लॉ को इस रूप में लिखना ताकि इक्वेशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखा हो और फोर्स का डायरेक्शन भी लिखा हो। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या करते थे? फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखते थे, डायरेक्शन नहीं लिखते थे, डायरेक्शन को डायग्राम में शो करते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि फोर्स के इक्वेशन को इस रूप में लिखा जाए ताकि उसके मैग्नीट्यूड को भी लिखा जाए और इक्वेशन में ही उसके डायरेक्शन को भी लिखा जाए। मतलब हम इक्वेशन में ही दोनों चीज़ लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहते हैं और इक्वेशन में ही डायरेक्शन लिखना चाहते हैं। देन दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये जो कूलम्ब्स लॉ लिखा गया, दिस इज़ इन स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो लिखा गया है, डायरेक्शन नहीं लिखा गया है। डायरेक्शन के लिए हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू हमको डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। अब देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। अगर बेसिक मेरा क्लियर है तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक समझिए, जिसमें पहला बेसिक देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, पहला बेसिक है Q1, इसको प्लस मान लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इसको प्लस मान लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2/R²। अब इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, ऐसे। इसका सिंबल होता है फोर्स ऑन 2/1। और ये जो होगा इसको किधर रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन 1/2। तो सबसे पहले तो एक सिंबल समझ लेना है। Q2 पे जो फोर्स Q1 लगाएगा, Q2 पर जो फोर्स Q1 लगाएगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, इसका सिंबल क्या होगा? फोर्स ऑन 2/1 F21। और Q1 पर जो फोर्स Q2 लगाएगा, इसके ऊपर 1 के ऊपर जो 2 फोर्स लगाएगा, उसका सिंबल होगा फोर्स ऑन 1/2 F12। दूसरा चीज़ ये देखिए कि जितना मैग्नीट्यूड इस फोर्स का होगा, अगर Q2 को Q1 10 न्यूटन से रिपेल करेगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ से Q2 भी Q1 को 10 न्यूटन से रिपेल करेगा। चूँकि न्यूटन साहब कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स Q2 के ऊपर Q1 एग्जर्ट करेगा, उतना ही फोर्स Q1 के ऊपर Q2 एग्जर्ट करेगा। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड होगा, वो फोर्स ऑन 1/2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नंबर 1। लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लगेगा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इनको कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन
अपोजिट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा, फर्स्ट बेसिक में सीखा कि सिंबल क्या होगा। तो इस पे लगने वाले फोर्स का सिंबल होगा F21 फोर्स ऑन 2 बाई 1। इस पे लगने वाले फोर्स का सिंबल होगा F12 फोर्स ऑन 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो सिंबल सीखा, F21 और F12। अब R पे आ जाइए। क्योंकि कूलम्स लॉ में कहा गया है K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो सेकंड बेसिक में सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है, फिर वैसे ही प्लस Q1, यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब मान लीजिए आपको Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस मापना है। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हम दो तरह से माप सकते हैं। एक Q1 से Q2 की तरफ जाके माप सकते हैं। तो अगर Q1 से Q2 की तरफ जाके डिस्टेंस मापेंगे तो एरो ऐसे देंगे। दूसरा Q2 से Q1 की तरफ आके डिस्टेंस माप सकते हैं। तो एरो किधर देंगे, इधर देंगे। इस तरफ एरो देंगे, इसका मतलब कि डिस्टेंस हैज़ बीन मेजर्ड बाय मूविंग फ्रॉम Q2 टू Q1। और इस एरो का मतलब हुआ कि डिस्टेंस हैज़ बीन मेजर्ड बाय मूविंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना होता है तो डिस्टेंस कैसे मापते हैं, या तो Q1 से Q2 जाके डिस्टेंस मापिए, या Q2 से Q1 जाके डिस्टेंस मापिए। सपोज़ करिए कि ये पोजीशन जो है वो गाय घाट है, ये गाय घाट है, और यहाँ पे गांधी मैदान है, और गाय घाट से गांधी मैदान का डिस्टेंस मापना है। तो गाय घाट से गांधी मैदान का डिस्टेंस कैसे माप सकते हैं, या तो गाय घाट से हम गांधी मैदान की तरफ जाके डिस्टेंस मापें, या नहीं तो हम गांधी मैदान से गाय घाट की तरफ जाके डिस्टेंस मापें। तो जब हम ऐसे जाके डिस्टेंस मापेंगे तो इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जब हम डिस्टेंस मापने के लिए इसको वेक्टर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, 2 का। किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। मैथमेटिक्स में ऐसे ही ना होता है कि मान लीजिए कि ये y हो और ये x हो, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो, ओरिजिन से इसको मिला दिया जाए तो एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर OP। ऐसे एरो दे दिया जाए पॉइंट की तरफ तो एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर OP। और वेक्टर OP को क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो Q, इसको ऐसे मिला दें तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू O। तो अगर हम ऐसे मिला दें, एरो यहाँ पे डाल दें Q के ऊपर, P पर हेड डाल दें, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। और अगर हम लोग एरो ऐसे डाल दें तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं ऐसे वेक्टर RQP तो इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। मतलब यह जो वेक्टर है ऐसे ऐसे, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, Q का। और किसके रेस्पेक्ट में, तो P के रेस्पेक्ट में। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। अगर एरो इधर से देंगे तो उसका नाम क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। और उसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बोला कि हमको अगर गायघाट से गांधी मैदान का डिस्टेंस मापना है तो दो तरह से माप सकते हैं। या तो गायघाट से गांधी मैदान की तरफ जाके डिस्टेंस माप सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस ऐसे मापा गया तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ गांधी मैदान विथ रेस्पेक्ट टू गायघाट। और अगर हम लोग गांधी मैदान से गायघाट की तरफ आके डिस्टेंस माप रहे हैं तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ गायघाट विथ रेस्पेक्ट टू गांधी मैदान। तो अगर हम डिस्टेंस Q1 से Q2 तक जाके माप रहे हैं, ऐसे जाके माप रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और अगर हम डिस्टेंस इधर से मापें ऐसे आके तो ये क्या होगा, इट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो अब देखिए ये, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए
कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस था वो r था कूलम्स लॉ में। उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में दो तरह से लिखा। इधर से जब मापेंगे तो इसको लिखा गया वेक्टर r21, इधर से मापेंगे तब उसको लिखा जाएगा वेक्टर r12। अब एक चीज़ बताइए कि अगर हम गायघाट से गांधी मैदान जाके डिस्टेंस मापें और फिर गांधी मैदान से गायघाट आके डिस्टेंस मापें तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? निश्चित रूप से सेम आएगा। जो डिस्टेंस गायघाट से गांधी मैदान जाके मापने पर आएगा वही डिस्टेंस गांधी मैदान से गायघाट आने पर आएगा। यानी जो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का होगा वही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का होगा। तो इसमें और इस स्केलर r में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन ये होगा कि वेक्टर r21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? तो वेक्टर r12 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा? तो r के बराबर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ गांधी मैदान विथ रिस्पेक्ट टू गायघाट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ गायघाट विथ रिस्पेक्ट टू गांधी मैदान के, और वो किसके बराबर होगा? तो इसको अगर r लिखें तो r के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप समझ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या समझे? फर्स्ट पॉइंट ये समझे कि अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो इस फोर्स का एक नोमेनक्लेचर होगा, इसका एक नाम होगा। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फोर्स ऑन 2/1। इस पे जो फोर्स लगेगा उसका भी एक नाम होगा और इसका नाम क्या होगा? फोर्स ऑन 1/2। इन दोनों फोर्सेस में क्या रिलेशन होगा? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम लिख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब वेक्टर F21 का मॉड बराबर वेक्टर F12 का मॉड। और अगर वेक्टर फॉर्म में दोनों को कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे कि जो डायरेक्शन इसका है उसके अपोजिट डायरेक्शन इसका है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। सेकेंड पॉइंट मैंने सीखा कि यहाँ पे एक चार्ज सपोज करिए प्लस Q1 है, यहाँ प्लस Q2 है। कूलम्स लॉ में इस r को मापना होगा, तो r को हम दो तरह से माप सकते हैं, या तो Q1 से Q2 की तरफ जाके माप सकते हैं। तो अगर Q1 से Q2 की तरफ जाके मापेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इधर से मापेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा, इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और ये जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जो मैग्नीट्यूड वेक्टर r21 का होगा वही मैग्नीट्यूड वेक्टर r12 का होगा, और वो किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। और एक लास्ट बेसिक पॉइंट ये है कि डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। जब हम लिखते हैं 3 न्यूटन आई कैप तो आपको समझ में आ जाता है कि ये फोर्स 3 न्यूटन का है और किस डायरेक्शन में है? प्लस x में है। जब मैंने लिखा 3 न्यूटन जे कैप तो मेरे समझ में आ गया कि ये फोर्स 3 न्यूटन का है, प्लस y के डायरेक्शन में है। मैंने लिखा 3 न्यूटन के कैप तो समझ में आ गया कि ये फोर्स 3 न्यूटन का है और प्लस z के डायरेक्शन में है। मतलब यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में किस काम में होता है? डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब x के डायरेक्शन को बताना है तो आई कैप लिखेंगे, y के डायरेक्शन को बताना है तो जे कैप लिखेंगे, z के डायरेक्शन को बताना है तो के कैप लिखेंगे। अब सपोज करिए कि ये कोई वेक्टर a है, इस डायरेक्शन को बताना है, ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? x के डायरेक्शन को आई कैप, y के डायरेक्शन को जे कैप, z के डायरेक्शन को के कैप। तो वेक्टर a के डायरेक्शन को डिनोट करते हैं ए कैप से। मतलब ए कैप का मतलब क्या हुआ? ए कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस डायरेक्शन को डिनोट करते हैं ए कैप से। वैसे ही अगर ये कोई वेक्टर है वेक्टर बी तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे बी कैप। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो वेक्टर सी तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे सी कैप। ठीक है, तो अब आप यहाँ बताइए Q1 से अगर Q2 जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? तो इस वेक्टर का नाम है वेक्टर R21, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? R21 का कैप। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? R21 का कैप। अगर इधर से आ रहे हैं तो वेक्टर को बोलेंगे वेक्टर R12, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? R12 का कैप। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिए कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो
वेक्टर चैप्टर में 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर सपोज करिए कोई वेक्टर है 200 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ये कोई वेक्टर है, और इसको डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड से, तो कट के क्या आ जाएगा, कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ड्यू नॉर्थ, और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ए कैप बन जाएगा, वेक्टर बी को वेक्टर बी के मॉड से डिवाइड कर दें तो बी कैप बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट हो गए जो आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों को फिजिक्स टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा, वेक्टर की समझ मेरी अच्छी होगी, डिफरेंशिएशन मुझे अच्छे से आएगा, इंटीग्रेशन मुझे अच्छे से आएगा, तो फिजिक्स मेरे लिए टफ़ नहीं होगा। मेरे लिए फ़िज़िक्स इसलिए टफ़ है क्योंकि मुझे वेक्टर नहीं आता है, मुझे पोजीशन वेक्टर की समझ नहीं है, मुझे डायरेक्शन लिखने नहीं आता है। अगर ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम से कम टाइम में समझ सकते हैं, और साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी तभी सॉल्व होते हैं यदि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। यदि क्वेश्चन की समझ मेरी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, तभी आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं, या बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिना बेसिक्स क्लियर हुए या बिना कॉन्सेप्ट अच्छा हुए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी इन बातों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ प्लस Q1, यहाँ प्लस Q2, प्लस Q1 ने प्लस Q2 को रिपेल किया, इसका नाम होगा फोर्स ऑन 2/1, इसका नाम होगा फोर्स ऑन 1/2, F1 F21। उसके बाद 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो डिस्टेंस को Q1 से Q2 जाके माप सकते हैं, Q2 से Q1 जाके माप सकते हैं। इधर से मापेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और जितना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का होगा, तो वेक्टर R21 का मॉड बराबर वेक्टर R12 का मॉड बराबर R हो जाएगा। उसके बाद किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर। नाउ लेट अस रिटर्न कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, सपोज दिस इज़ वाई एक्सिस। अब देखिए बहुत जल्दी से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, दिस पॉइंट चार्ज इज़ प्लस Q1। ठीक है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इस पॉइंट चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको मैंने लिख दिया वेक्टर R1। अब सपोज करिए मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, दिस पॉइंट चार्ज इज़ प्लस Q2, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और 2 पॉइंट चार्ज हो गया यहाँ पे प्लस Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1, प्लस Q2 इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2। हमें पता है कि कूलम्स लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया, और जैसा कि हम लोग इसको R लिखते थे तो मैंने इसको R लिख दिया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 2 पॉइंट चार्ज हो गया, एक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब हम जानते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? ये लगाएगा रिपल्सन। ऐसे सिंबल क्या होगा? फोर्स ऑन 2/1। इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? ये सिंबल क्या होगा? ऐसे एरो होगा, फोर्स ऑन 1/2। अब आइए हम फोर्स ऑन 2/1 लिखते हैं, इस फोर्स को लिखते हैं कि कितना फोर्स Q2 के ऊपर Q1 लगा रहा। तो अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 2/1, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन।
तो मुझे दो चीज़ लिखना पड़ेगा, एक तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और दूसरा डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो आइए पहले इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो r स्क्वायर। ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब लिखते हैं फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, दोनों के बीच मैंने इस पर जो फोर्स लगा ऐसे, इसमें दो चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब मुझे इस डायरेक्शन को बताना है, ये डायरेक्शन ऐसे। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई टेल दिस डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि r को दो तरह से माप सकते हैं, Q1 से Q2 जाके तो ऐसे वेक्टर बनेगा, Q2 से Q1 जाके तो ऐसे वेक्टर बनेगा। तो हम r को दो वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ऐसे वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, एक ऐसे वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। द फोर्स विल बी फ्रॉम Q1 टू Q2, ऐसे ऐसे। तो डायरेक्शन को हम इसके थ्रू बता सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज़, यहाँ से यहाँ जाके डिस्टेंस मापते हैं, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर r21 का डायरेक्शन होगा। जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इस फोर्स का होगा। मतलब ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, जो r21 का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। और वेक्टर ए के डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, ए कैप। वेक्टर बी के डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, बी कैप। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो इस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, डायरेक्शन ऐसे हुआ। तो उस वेक्टर का नाम था वेक्टर r21, तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा जाएगा r21 का कैप। r21 कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r21। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हो गया और फोर्स का डायरेक्शन भी हो गया। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, r21 के डायरेक्शन में, वेक्टर r21 के डायरेक्शन में, r21 कैप। अब देखिए ये भी हो गया, इसको कुछ लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा लें तो इट में बी रिटन एज K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ऊपर भी छोड़ सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं। अगर नीचे बढ़ा लें तो ए कैप कितना होता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो उस वेक्टर को लिख लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि वेक्टर r21 का जो मॉड है और वेक्टर r12 का जो मॉड है और r जो है वो तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमको वेक्टर r21 का मॉड दिख रहा है और यहाँ पे r दिख रहा है, जबकि दोनों एक ही चीज़ है। तो r को हम कर देते हैं वेक्टर r21 का मॉड, तो इसका स्क्वायर हो गया, इनटू वेक्टर r21 डिवाइडेड बाई वेक्टर r21 का मॉड। अब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई, यहाँ पे है वेक्टर r21 के मॉड का स्क्वायर और यहाँ पे है वेक्टर r21 का मॉड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर r21 के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर r21। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 बाई 1। याद करने का तरीका क्या होगा, वेरी सिंपल, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फोर्स ऑन 2 बाई 1 है तो पहले तो K Q1 Q2 बाई r K Q1 Q2 लिख लेंगे। r स्क्वायर के जगह पे अगर यहाँ पे F21 होगा तो यहाँ पे r21 लिखेंगे, F21 होगा तो r21 लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले रटते थे K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, अब रटेंगे K Q1 Q2 बाई r को रिप्लेस करेंगे r21 से, तो वेक्टर r21 के मॉड का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यूब, क्यूब लिख के और यहाँ पे वेक्टर r21 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर मुझे लिखना हो फोर्स ऑन 1 बाई 2 तो क्या हो जाएगा बोलिए, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 बाई 2 ऐसे ही लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा,
के Q1 Q2 बाई, ये तो लिखना ही है, F2 1 था तो R के जगह पे R2 1 लिए थे, यहाँ 2 1 था तो यहाँ भी 2 1 लिए थे, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी क्या लेंगे 1 2 वेक्टर R1 2 के मॉड का क्यूब और इनटू वेक्टर R1 2। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा देख के सबसे पहले बेसिक्स को अच्छे से समझिए और बेसिक्स को समझने के बाद फिर इसको समझिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। और इसके क्लैरिटी के लिए मैं 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं ताकि आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाए। रिमेंबर इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टॉपिक, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, वेक्टर शब्द सुन के बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट रिमेंबर वेक्टर इज़ वेरी एन्जॉयबल। वेक्टर आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि वेक्टर जितना आप अच्छे से समझेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे उतने ही आसानी से सॉल्व होंगे। अब भाई हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन लेने के लिए यहाँ पे सवाल दिया कि एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज है ओरिजिन पे प्लस 500 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 500 माइक्रोकूलम। देखिए कूलम जो होता है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। कूलम चार्ज का इतना बड़ा यूनिट होता है कि नॉर्मली चार्ज जो होता है वो माइक्रोकूलम में होता है, पिकोकूलम में होता है। ठीक है, और इसका कारण ये है कि कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है। सो जनरली द चार्जेस आर इन माइक्रोकूलम, पिकोकूलम, etc। तो यहाँ पे ओरिजिन पर एक चार्ज है प्लस 500 माइक्रोकूलम और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 300 माइक्रोकूलम और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 4। समझ आया? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओरिजिन पर एक चार्ज है प्लस 500 माइक्रोकूलम और एक पॉइंट है 3 4 जहाँ पे चार्ज है प्लस 300 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 चार्ज है। हम जानते हैं कि दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला दें तो इसको ये रिपेल करेगा और इसको ये रिपेल करेगा। तो फाइंड आउट फोर्स ऑन प्लस 300 माइक्रोकूलम इन वेक्टर फॉर्म। ये जो प्लस 300 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है और किस फॉर्म बताना है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक चार्ज दिया प्लस 500 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज दिया प्लस 300 माइक्रोकूलम। ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 4, यानी 0 0 पर एक चार्ज है प्लस 500 माइक्रोकूलम, 3 4 पर एक चार्ज है प्लस 300 माइक्रोकूलम। फोर्स बताना है किस पर, प्लस 300 माइक्रोकूलम पे, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इस पर फोर्स बताना। तो बताइए कि इस पर फोर्स कौन लगाएगा। इस पर जो फोर्स होगा वो ये लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब इस फोर्स को हम लोगों को लिखना है, वी हैव टू राइट दिस फोर्स। तो सबसे पहले हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना जानते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान पुट कीजिए, के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इंटू Q1 के जगह पर ये चार्ज पुट करना होगा। तो ये चार्ज कितना है 500 माइक्रोकूलम, 500 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। तो जब बोलेंगे 500 माइक्रोकूलम तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 इंटू माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम। तो Q1 के जगह पे 500 माइक्रोकूलम, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू Q2 कितना है 300 माइक्रोकूलम। तो 300 इंटू माइक्रो के जगह पर 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि 0 0 और 3 4, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r ये होता है रूट अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ निकाल लीजिए r, तो कितना हो जाएगा √ x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3
तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो के का मान कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना हुआ 500 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना हो गया 300 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, दिस इज़ 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 10 का काम 10 के साथ करेंगे। यहाँ देखिए 10 के पावर 9, यहाँ 2 0 है तो 10 के पावर 9, यहाँ 10 के पावर 2, यहाँ भी 10 के पावर 2, यहाँ 10 के पावर -6, तो 9 2 11 2 13, 13 में से 6 6 12 घट गया, तो 10 के पावर 1 बच गया। तो क्या बचा 9 इंटू 5 यहाँ बच गया, इंटू यहाँ 3 बच गया, और इंटू 9 2 11 2 13 -6 6 12, 13 - 12 10 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। 5 से 25 कैंसिल 5 बार, 5 से 10 कैंसिल 2 बार, दिस इज़ 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 न्यूटन। मतलब हम लोगों को पता चल गया कि इस फोर्स पर यह फोर्स 54 न्यूटन का रिपल्सन लगाएगा, और इस चार्ज के ऊपर यह चार्ज 54 न्यूटन का रिपल्सन लगाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 54 न्यूटन। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताइए, वेक्टर फॉर्म में। तो अब लिखिए यहाँ पे एफ वेक्टर, इसका नाम हम कर देते हैं ओरिजिन ओ, और इसका नाम हम कर देते हैं पॉइंट ए, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर बराबर क्या होगा, तो फोर्स में दो चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 54 न्यूटन। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप इस आर का हेल्प लीजिए, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसका हेल्प लीजिए डायरेक्शन बताने के लिए। जब भी डायरेक्शन बताना हो तो टेक द हेल्प ऑफ आर। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, मतलब ओ से ए की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन है ओ से ए की तरफ है, ऐसे ऐसे फोर्स का डायरेक्शन है। तो हम डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, ओ से, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मापिए। तो फोर्स इधर से है तो डिस्टेंस ओ से ए तक मापिए। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, दिस वेक्टर इज़ वेक्टर ओ ए, दिस वेक्टर इज़ वेक्टर ओ ए। तो फोर्स हो गया 54 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे ओ ए कैप। वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड ओ ए कैप। अब ये कितना लिख सकते हैं 54 न्यूटन। ओ ए कैप को क्या लिख सकते हैं, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये हो गया, दिस इज़ 54 न्यूटन। वेक्टर ओ ए को क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ओ ए जो है वो ए का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर ओ ए जो है वो ए का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए एक फॉर्मूला है कि अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई के जे कैप। मतलब इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई, then its position vector is वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो वेक्टर ओ ए क्या है, ध्यान दीजिए, वेक्टर ओ ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर ए का है, ए का पोजीशन वेक्टर है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 4। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हो तो पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोऑर्डिनेट 3 4 हो तो पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कोऑर्डिनेट 4 5 हो तो पोजीशन वेक्टर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, कोऑर्डिनेट 7 9 हो तो पोजीशन वेक्टर 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 4 है तो पोजीशन वेक्टर होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई उसका मॉड। तो इसका मॉड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मॉड, ये कितना हुआ, दिस इज़ 54 न्यूटन। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई, इसका मोड कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज़ 54 न्यूटन। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5।
यहाँ पे आई कैप जे कैप का इस्तेमाल हो गया, मतलब फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल क्या था, दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस। ओरिजिन पर एक चार्ज था पॉइंट चार्ज प्लस 500 माइक्रोकूलम, और एक पॉइंट चार्ज था प्लस 300 माइक्रोकूलम जो 3-4 के पॉइंट पर था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड आउट फोर्स ऑन प्लस 300 माइक्रोकूलम इन वेक्टर फॉर्म। इस पर लगने वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताना था। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का मान पुट कर दिए, Q1 पुट किए, Q2 पुट किए, आर पुट किए, आर को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए, और उसके बाद फोर्स कितना आ गया 54 न्यूटन। अब फोर्स को कितना लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 54 न्यूटन, डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे ओ ए कैप। वेक्टर का नाम है वेक्टर ओ ए, तो डायरेक्शन का नाम होगा ओ ए कैप। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। अब वेक्टर ओ ए क्या है, तो वेक्टर ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो तो पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका कोऑर्डिनेट 3-4 है, तो पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो वेक्टर ओ ए को लिख दीजिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय उसका मॉड ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए वेक्टर फॉर्म पे। इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2-2, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 100 माइक्रोकूलम। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 6-5, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 2-2 है उस पर एक चार्ज है प्लस 100 माइक्रोकूलम। पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट 6-5 है वहाँ पे एक चार्ज है प्लस 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये जो प्लस होगा वो इस प्लस को रिपेल करेगा, और ये जो प्लस होगा वो इस प्लस को रिपेल करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। बी पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज एट ए इन वेक्टर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि बी पर जो चार्ज है उस पर ए पर का चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, यहाँ प्लस, तो इस पर कैसे फोर्स लगेगा, रिपल्सन ऐसे लगेगा। फिर यहाँ पे दो चीज़ निकालिए, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कि ये चार्ज इसको कितना से रिपेल करेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस इज़ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के बोलिए 9 × 10⁹, Q1 बोलिए 100 माइक्रो तो 10⁻⁻6, Q2 बोलिए 200 माइक्रो तो 10⁻⁻6 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बताइए कि इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, सोचिए इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना 2-2, बी का कोऑर्डिनेट कितना 6-5, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको बताया कि जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये जो आर होगा कैलकुलेट इट बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो आर बराबर कितना होगा √, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स है 2, यहाँ एक्स है 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई 5 वाई 2, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज़ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज़ 5। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो 5 हो गया। तो के Q1 Q2 बाई आर कितना निकला 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए वैसे ही। यहाँ देखिए 10⁻⁹, यहाँ 2 11, 2 13 में से 6 गया, 6 6 12 गया, 13 में से 12 गया, 10⁻1 क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, और इनटू 10 का पावर कितना आया है, तो 9 2 11 2 13 - 12 10⁻1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25। ये कितना हुआ 2 × 2 4 × 9, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 5, ये हुआ 7.2 न्यूटन। यानी कि इस पर फोर्स लग रहा है 7.2 न्यूटन, इस पर भी लगता होगा 7.2 न्यूटन। तो ये क्या निकला फोर्स का मैग्नीट्यूड। बट हमको किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो इतना पे नहीं छोड़ना है, अब लिखना है फोर्स वेक्टर फॉर्म में बराबर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो 7.2 न्यूटन। डायरेक्शन बोलिए, डायरेक्शन ऐसे होगा,
डायरेक्शन बताने के लिए मैंने बोला था आर का हेल्प लीजिए और इसको वेक्टर बना लीजिए। दो तरह से वेक्टर बना सकते हैं, ए से बी जाके, बी से ए आके। तो फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए किधर से किधर जाएंगे, ए से बी, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है। तो एक वेक्टर ऐसे बनाइए, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या इसको वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, इसको वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दोनों बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो गया 7.2 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन हो गया वेक्टर आर बी ए के डायरेक्शन में ऐसे, और डायरेक्शन को कैसे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से, तो आर बी ए का कैप। ठीक है, ये हो गया 7.2 न्यूटन। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। अब क्या निकालना है, वेक्टर आर बी ए। फिर देखिए काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला होता है कि वेक्टर आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कोई आपसे बोले कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली अगर बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर बोले कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। देखिए मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है वेक्टर आर बी ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बताइए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से बी को मिलाएंगे, ये होगा बी का पोजीशन वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 5। तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा 6i कैप प्लस 5j कैप। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो तो पोजीशन वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप। तो b का पोजीशन वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस, अब मुझे किसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से a को मिला दीजिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ a, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 2। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 2 है तो 2i कैप प्लस 2j कैप, माइनस करिए तो 6i कैप में से 2i कैप गया 4i कैप, 5j कैप माइनस 2j कैप 3j कैप। तो अब यहाँ मान भर दीजिए, दिस इज 7.2 न्यूटन इंटू वेक्टर आर बी ए के जगह पे 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर आर बी ए का मॉड यानी 4i कैप प्लस 3j कैप का मॉड, दिस इज 7.2 न्यूटन एंड दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई, अगर इसका मॉड करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने फोर्स में आई कैप जे कैप ला दिया, यानी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया गया है। दिस इज़ द आंसर। इस प्रकार किसी भी दो चार्ज के बीच यदि फोर्स लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और फोर्स के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यदि आपको समझ में आने में प्रॉब्लम हो तो ये टॉपिक का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वेक्टर का प्रॉब्लम है, इसलिए आप जाके वेक्टर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टूडेंट समझते हैं कि प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर है, बट प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं होता है। फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, हम बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारा जो 11th 12th IIT नीट और का सिलेबस है उसमें वेक्टर और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ है, और इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ है कि हमें उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर मेरा अच्छे से कमांड उन टॉपिक्स पे नहीं है तो फिर टॉपिक्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है।